हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 संकल्प सीरीज का, जिसमें हम लोग करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स की थ्योरी। अब तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, अपने अल्कोहल फिनॉल्स, हेलोअल्केन्स और कार्बोनिल और अमीन्स। आज हम बायोमोलिक्यूल्स की थ्योरी को वाइंड अप करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स के ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है संकल्प सीरीज नाम से। ये लेक्चर खत्म होने के बाद फिर हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे बाकी के चैप्टर्स की, एंड देन उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर से जुड़े रहना। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। ये है QR कोड्स सोशल मीडिया हैंडल्स के, टेलीग्राम चैनल, आरटा चैनल, व्हाट्सएप चैनल और बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। मेक श्योर करना कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि ये है टेलीग्राम चैनल का QR कोड, आप इसे ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारे अपडेट्स, सारे PDF वगैरह जो भी है, डिस्कशन वगैरह सब यहीं होता है। तो आपके लिए यूजफुल रहेगा, ना सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि आने वाले समय में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे जहाँ पर भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, जेई, नीट, सीयूईटी, आपका एनडीए या कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस में कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर केमिस्ट्री आती है, आपको यूजफुल ही रहेगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने बायोमोलिक्यूल से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। ठीक है, चलिए बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या है? बायोमोलिक्यूल्स का मतलब है वो मॉलिक्यूल्स जो कि नेचुरली अकरिंग हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैं, जो हमारे नेचर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स। अब ये किस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपके अलग अलग हम लोग डिविजन्स पढ़ते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन्स हैं। ये वही चीज है जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं। ठीक है, और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे हम कार्ब्स के लेते हैं। और क्या हो सकता है? विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हार्मोन्स हैं। ये सब किस में आते हैं? ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ही आते हैं। इस सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक दो चीजें मैं एक्स्ट्रा ही बताऊं, कम नहीं बताऊं, एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, तो हल्ला मत बचाना कि ये तो सिलेबस में है नहीं, ये क्यों करा रहे हो, ये क्यों करा रहे हो, ऐसा मत करना, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ ही लोगे तो अच्छा ही रहेगा, उसमें नुकसान कुछ नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें। एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपने बायोमोलिक्यूल से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। मैं इसी क्लास में लेक्चर को वाइंड अप करा दूंगा, जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि छुड़वाऊंगा कुछ भी नहीं, होगा वन शॉट में सब कुछ। लेकिन बस ये है कि थोड़ी रैपिड पेस में चलेंगे, ये मान के कि आपने कभी कभी इनके नाम सुन रखे हैं, और लिख के नहीं दिखाऊंगा, कुछ जो है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ताकि आपको समझाने में ज़्यादा फोकस करूं और लिखने में कम टाइम वेस्ट हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो, अगर दो बच्चों के दो क्वेश्चन आते हैं, पहली बात तो मैंने पढ़ा नहीं है, मैं देख सकता हूँ लेक्चर को? हाँ, आप बिल्कुल देख सकते हो। क्या मैं जो है ऑर्गेनिक मैंने छुई भी नहीं है, क्या मैं फिर भी देख सकता हूँ? हाँ, आप बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि इस लेक्चर का पिछले बाकी के लेक्चर से कोई भी लेना देना नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट लेक्चर। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, हम बोर्ड वाले, हम तो जेई वाले हैं, हम देख सकते हैं क्या? तो क्या कहते हैं, एंजाइम्स जेई में बदल जाते हैं क्या? ये नीट में कोई और एंजाइम हो जाता है? हाँ, एसयूईटी में कार्बन जो है वो 6 बॉन्ड बनाने लग जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो आप हर कोई देख सकता है इस लेक्चर को। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? एक से ज्यादा OH ग्रुप वाले एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ठीक है, और ये आपके किस फॉर्मेशन में आते हैं? किस फॉर्मेशन में आते हैं? CH, H, H2O, Y। इस फॉर्मेशन में जो है वो ये आते हैं। जैसे कि ग्लूकोज का लो, तो ग्लूकोज का इतना हो गया C6H2O की पावर कितनी? H2O की पावर 6।
तो इसे एक्सपैंड करो तो क्या हो जाएगा C6H12O6, इस तरीके का बन गया। ठीक है, समझ में आए? अब ये होते क्या है, ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अलग अलग है ना, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दिया लेकिन स्ट्रक्चर भी अलग हो सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, पहली बात तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और पॉलीहाइड्रोक्सी है, एक से ज्यादा OH है। किसके हैं पॉलीहाइड्रोक्सी? एल्डिहाइड और या कीटोन्स होंगे ये, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे। यानी हमने क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी मोइटी, या एल्डिहाइड ग्रुप लगा है या कीटोन ग्रुप लगा है, यानी फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यानी अगर एल्डिहाइड होगा वो कार्बोहाइड्रेट तो हम उसे एल्डोस कह देंगे, और अगर कीटोन होगा वो कार्बोहाइड्रेट तो हम उसे कीटोस कह देंगे। ये पहला तरीका है कार्बोहाइड्रेट्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने का, एल्डोस एंड कीटोस। ठीक है, एल्डोसिस एंड कीटोसिस, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर हमारा CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये H OH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड वाली जो है ये जो है इस तरीके से रहती है। अब इसके बाद जो और जो इसका OH है ये वाला CH2OH के साथ वाला, ये डिटरमाइन करता है कि कंपाउंड D में जाएगा या L में जाएगा। ठीक है, अगर CHO लगा है तो ये क्या है, ये एल्डोस है, लेकिन इसकी जगह में यहाँ पे CH2OH C डबल बॉन्ड O और इस तरीके से H OH और CH2OH इस तरीके से लगा दूं तो यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप लग गया, तो एक कीटोनिक ग्रुप वाला क्या हो गया, ये एक कीटोस हो गया। क्या हो गया, ये एक कीटोस हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एल्डोसिस और कीटोसिस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये पहला डिस्टिंग्विश करने का तरीका है। कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरीके के होते हैं, तो अब ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप मोइटी कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एल्डोसिस एंड कीटोसिस। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ, ये मैं आपको अच्छा ही लेवल पढ़ा रहा हूं, कम लेवल नहीं लेगा आपको ये, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पहले बता दूं, हल्ला मत करना। तीन कार्बन एटम्स के बेसिस पर कैसे हो सकता है, अगर 3 कार्बन एटम हो तो वो ट्रायोस हो गया, अगर 4 कार्बन एटम हो गए तो वो टेट्रोस हो गया, अगर 5 कार्बन एटम हो गए तो वो पेंटोस हो गया, जैसे हम पेंटोस शुगर कहते हैं ना, और 6 कार्बन एटम हो गए तो वो हेक्सोस हो गया। ठीक है, हेक्सोस शुगर। इस तरीके से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स भी कार्बोहाइड्रेट्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका जो आपके सिलेबस में भी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिसिस करने पर जो प्रोडक्ट आते हैं उनके बेसिस पे इनका विभाजन या कैटेगराइजेशन या डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये कौन सा हो गया, तो इसमें सबसे पहले हो गए मोनोसैकेराइड्स। सैकेराइड्स इज जस्ट शुगर, है ना, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स कौन से हो गए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में फ्रैक्शंस पढ़े होंगे, फ्रैक्शंस में क्वेश्चन आता था कि रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी आप क्या करते थे, फ्रैक्शन को काट पीट देते थे, डिवाइड करते थे जितना मैक्सिमम डिवाइड हो रहा है, और कहते थे इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि मोनोसैकेराइड्स जो वो होते हैं जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और फर्दर ब्रेक डाउन ना करें, जैसे कि आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, वो आगे जाके और नहीं टूटेगा। ठीक है, जो हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट था वो ग्लूकोज मिल चुका है हमें, अब नहीं टूटेगा आगे जाके, C6H12O6 ग्लूकोज मिल गया, अब ये आगे जाके नहीं टूटेगा। अब तुम ये मत कह देना कि क्या कहते हैं हमने तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस पढ़ी हैं, वो उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज आगे जाके नहीं टूटेगा।
ठीक है। सेकंड होते हैं आपके ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स वो होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस करने पे, ये यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस करने पे 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स दें। कितने दें? हाइड्रोलिसिस करने पर 2 to 10 यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स की दें, वो होते हैं हमारे ओलिगोसैकेराइड्स, जिसमें कि एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज एक डायासैकेराइड है। अब ये डायासैकेराइड कहां से आ गए? अभी तो ओलिगो की बात हो रही थी, तो डायासैकेराइड का मतलब है ये ओलिगो के अंदर ही आता है। ओलिगो में 2 to 10 है ना, तो जो 2 वाला ओलिगो होता है उसको डायासैकेराइड कहते हैं, जिसमें कि सुक्रोज आता है, और ये हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ठीक है, समझ में आई? सुक्रोज इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, और जो लास्ट है इसके अंदर वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली नाम से पता चल रहा है बहुत सारे, ठीक है, पॉलीमर ऐसी जो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स मतलब जो हाइड्रोलिसिस करने पर ग्रेटर देन 10 मोनोसैकेराइड्स दें, वो हो जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। इसके एग्जांपल आपने सुन रखे हैं, सेल्यूलोस हो गया प्लांट्स में, स्टार्च हो गया, ठीक है, ये इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं ये आते हैं पॉलीसैकेराइड्स में। यानी इसके अंदर बहुत सारे हमें मोनोसैकेराइड्स देखने को मिलते हैं। आई बात क्लियर? आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। कार्बोहाइड्रेट्स के सिंपल से यूजेस होते हैं, फ्यूल्स की तरह हम कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। हम लोग ये जो बैक्टीरिया है, प्लांट्स है, इनकी सेल वॉल बनी होती है जो है कार्बोहाइड्रेट्स से, रॉ मटेरियल की तरह हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के यूज हो जाते हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं नए टॉपिक की, जो है हमारा शुगर्स। शुगर्स हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी रिड्यूसिंग शुगर और एक होती है हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब ये क्या भला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है? रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करने का मतलब होता है जब हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो उससे रिड्यूस हो जाए। ठीक है, रिड्यूस और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, दो टाइप की शुगर्स होती हैं। अब क्या होती हैं, क्या एग्जाम्पल होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैं एक पेज और ले लेता हूं, आई थिंक मैंने पेज इंक्लूड नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, मैं यहां ही बता देता हूं। ठीक है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का मतलब क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स या वो शुगर्स जो जिनके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप हो, और वो पहलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस सोल्यूशन को रिड्यूस कर दें, वो होती है हमारी रिड्यूसिंग शुगर। दोबारा से बोलता हूं, ऐसी शुगर्स जिनके पास फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है और वो पहलिंग और टॉलेंस को रिड्यूस कर देती हैं, वो होती हैं हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, समझ में आई? समझ में आई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो यानी कौन सी हो गई हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स? इसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स में आ जाती हैं सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स। सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। अब इसमें एक अपवाद है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अपवाद मतलब एक्सेप्शन, मतलब मैं एक्सेप्शन नहीं बोलूंगा, मैं इसे कहूंगा एनॉमली। एनॉमली है मतलब एक जो है वो दूसरों से अलग है, एक्सेप्शन नहीं होता, एनॉमली होती है। ठीक है, इसका भी प्रॉपर हमारे पास रीजन है। एनॉमली नहीं, एनॉमली है, एक्सेप्शन नहीं है। मोनोसैकेराइड्स और क्या हो सकता है इसके अंदर? मोनोसैकेराइड्स हो गए और ओलिगोसैकेराइड्स हो गए, ये सारे जो है वो आपके रिड्यूसिंग में आ जाते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो नॉन रिड्यूसिंग एग्जांपल कौन से हो गए? नॉन रिड्यूसिंग हो जाती हैं सारे पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स प्लस सुक्रोज, ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है। जबकि हमारे रिड्यूसिंग में क्या हो जाते हैं? मोनोसैकेराइड्स प्लस ओलिगो
एक्सेप्ट सुक्रोज, एक्सेप्ट सुक्रोज। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब ऐसा क्यों होता है वो भी तो जानना पड़ेगा कि टॉलरेंस ऑफ फेलिंग्स का हमने ये पता चल गया कि टॉलरेंस ऑफ फेलिंग्स को जो रिड्यूस कर दे वो क्या होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, और फिर ये एल्डिहाइड ग्रुप हो, और जो ना करे वो हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, क्या दिक्कत थी इसमें, बात तो क्लियर थी। अब इसमें जो अलग चीज आ गई वो ये आ गई, मैंने कहा कि मैंने जो है कार्बोनिल ग्रुप में एक चीज पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि टॉलरेंस टेस्ट जो है ना ये एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स तो देते नहीं है, ये वाली बात बताई थी ना मैंने। तो अब यहाँ तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप हो तो जो फेलिंग्स टॉलरेंस को रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। तो अब यहाँ कीटोन कैसे रिड्यूस कर देंगे फेलिंग को और टॉलरेंस को, दो राहें हो गई ना मेरी बात में, ये थोड़ा एम्बिग्यूटी आ गई ना इसके अंदर। मैंने एक तरफ बोला कि जो फेलिंग टॉलरेंस को रिड्यूस करते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं और जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप हो, और एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि टॉलरेंस को ये जो टेस्ट देते हैं ये एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स देते नहीं है ये टेस्ट। अपवाद आ गया ना यहाँ एक, तो क्यों होता है ये ऐसा, उसके बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, दिमाग लगाना, उसके बारे में अभी बात करते हैं। ओके, तो देखो ये जो मैं बता रहा था इस पॉइंट को मैं अभी जस्टिफाई करता हूं। देखो ये है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर देखो ये हमारा CHO ग्रुप है और ये कैसा है, फ्री CHO ग्रुप है, और ये टॉलरेंस फेलिंग्स को बहुत इजीली रिड्यूस कर देगा, बहुत इजीली रिड्यूस हो जाएगा टॉलरेंस फेलिंग्स से, और जो है जो सॉरी रिड्यूस कर देगा टॉलरेंस फेलिंग्स को। और इसके अंदर देखो OH राइट साइड में है और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड यूनिट बन रही है, HOH और CH2OH, ये वाली जो यूनिट होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड यूनिट होती है, ये इस टाइप की यूनिट बनी हो तो ये हो जाता है D। ठीक है, अगर ये हमारा इस तरीके से ये फ्री OH है और हमारा ये जो है अच्छा आने से हमारा टॉलरेंस फेलिंग्स को रिड्यूस कर देगा, ये D अपना D+ ग्लूकोज हो गया। और ये जो है इस तरीके से यहाँ पे अगर OH राइट में हो तो ये हमारा D हो जाता है, अगर OH लेफ्ट में चला गया तो ये हमारा L हो जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान देने की है, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये है, D और L मैंने बोला ये हमारी किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये बात ध्यान देने की है। D और L एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है D और L। ठीक है, D और L रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, ये है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी R और S, रैकेट और सिनेस्टर। ठीक है, वो हम लोग आगे मतलब आगे उसमें पढ़ते हैं जेई नीट और इसमें CUET में, रैकेट और सिनेस्टर। ठीक है, RS कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं वो होती हैं एब्सोल्यूट, लेकिन ये जो DL है ये रिलेटिव होती है। एक बात और ध्यान देने की है, मैंने लिखा यहाँ पे D+ ग्लूकोज, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि L वाला कौन सा होगा ग्लूकोज, तो कहोगे सर OH को अगर लेफ्ट में लगा दिया तो वो L हो जाएगा। हाँ वो L हो जाएगा, लेकिन वो L+ ग्लूकोज ही होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, प्लस और माइनस और D और L इनमें फर्क है ऑप्टिकल रोटेशन का। ठीक है, ये OH की हम लोगों ने OH की ओरिएंटेशन से अगर OH राइट में हो यानी लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे अगर जो लगा हुआ OH है वो राइट में हुआ तो D, लेफ्ट में हुआ तो L। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, इस कंपाउंड की मिरर इमेज बनाऊं इस वाले की, तो इसमें OH जो है वो लेफ्ट पर आएगा, ये वाला OH राइट पर आएगा, ये वाला OH लेफ्ट पर, ये वाला OH राइट पे सॉरी लेफ्ट पे, और CH2H वैसे का वैसे ही रहेगा। वो ये रही इमेज, ये रही देखो, ये मिरर इमेजेस की, मिरर इमेजेस की, तो ये जो L बना है वो L तो इस वजह से है OH जो है राइट से लेफ्ट आ गया। ठीक है, OH राइट से लेफ्ट आ गया इस वजह से ये L बना है। अब इसके बाद ये प्लस से माइनस हुआ है,
इसका रिलेशन जो है वो डी और एल से नहीं है, ये बात याद रखना। अगर ये OH जो है वो ऐसे ही रहे, ये H और ये OH है, ये ऐसे ही रहा, तो भी ये L होगा। लेकिन ये L पॉजिटिव ग्लूकोज होगा, ये L नेगेटिव ग्लूकोज, L नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अगर L पॉजिटिव है कि नहीं ये हम कह नहीं सकते अभी, ठीक है। ये कंपाउंड होगा लेकिन ये L नेगेटिव ग्लूकोज नहीं होगा। ये जो कंपाउंड है, मेरी बात समझना, मैं एक क्या बताना चाह रहा हूँ, एक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। दोबारा सुनना पूरी बात को। देखो मैंने क्या कहा, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा डी और एल कॉन्फ़िगरेशन ना, वो ये इस वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड टाइप की मॉइटी पे डिपेंड करती हैं, जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन पर OH लगा हुआ होता है। राइट में लगा तो डी, लेफ्ट में लगा तो एल, ठीक है। इसका और नाम का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। डी और एल बताते हैं ये राइट और लेफ्ट, प्लस और माइनस नहीं बताते। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो कंपाउंड है, अब इससे ये वाला हुआ, ये इसकी मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज। शीशा रख दोगे तो ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है। शीशा रख के देख लेना, एक कंपाउंड बनाना और यहाँ शीशा रख देना, और ये देखना, यही दिखेगा तुम्हें शीशे में, ये इसकी मिरर इमेज है, ये वाला। लेकिन ये वाले कंपाउंड का नाम L नेगेटिव ग्लूकोज हो गया, ठीक है। इसका नाम L पॉजिटिव ग्लूकोज नहीं रहा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? डी और एल प्लस माइनस गवर्न नहीं करते हैं। अगर ये कंपाउंड इस तरीके से होता है, जहां पे मैंने CHO लिख दिया होता और यहाँ पे मिरर इमेज नहीं बनाता मैं, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है ये। तो देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ ये लेफ्ट में हो गया, तो ये आपका हो गया L, ठीक है, L हो गया। अब ये L होने के बाद अब इसका क्या नाम रहेगा, ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, ये नहीं बता सकते। बस ये D है तो मैं ऐसे कह दूंगा ये L, ये D है तो मैं ऐसे कह दूंगा ये L है। पॉजिटिव नेगेटिव मैं नहीं कह सकता कुछ। ये यहाँ पर दे रखा है कि L नेगेटिव होगा, नाम लिख रखा है, तो ये L नेगेटिव हो गया, क्योंकि D था, D या L था। और ये D और L जो होते हैं आपस में इनेंशियोमर्स होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। D और L आपस में इनेंशियोमर्स होते हैं, इनेंशियोमर्स नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस वाले, ये बात याद रखना। D और L जो है आपस में इनेंशियोमर्स हैं, इनेंशियोमर्स। थोड़े हाई लेवल की बातें हो गई, ठीक है। अगर कोई बोर्ड के लिए ही तैयार कर रहा हो बस, तो कान बंद कर लेना, ओके। इतना समझ में आया? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो मैं चीज कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जो नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डी ही होते हैं, ठीक है। नेचुरली अकरिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डी ही होते हैं, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। समझ में आई? और जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग एल फॉर्म में होते हैं। जो नेचुरली अकरिंग जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एल फॉर्म में रहते हैं, लेकिन नेचुरली अकरिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डी फॉर्म में होते हैं, ये वाली बात याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अमीनो एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अमीनो एसिड को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, NH2 होता है और CH जो है CH2R, और यहाँ आपका COH, 1 2 3, अरे सॉरी CH2 कैसे लिख दिया, कार्बन के मैंने भी 5 पॉइंट बना दिया, ये दो, अगर NH2 लेफ्ट में है तो ये L, ठीक है। ये होता है नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड।
ठीक है। उसके बाद जो है बोर्ड में नहीं आता, लेकिन एग्जाम में वैसे पूछा जाता है। मैं बता नहीं रहा हूँ, वरना लोग कहेंगे कि ये बोर्ड की क्लास, इससे अच्छा हुई नीट की क्लास ले लेते, कि हम लोग को बोर्ड में वो निकालने को आता है, स्टीरियोआइसोमर्स कितने हुए, मेसोमर्स कितने हुए, डायस्टेरोमर्स कितने हुए, तो हम लोग इस तरह से ग्लूकोज में निकालते हैं ना, टू की पावर n वाले फॉर्मूले से, वो भी होता है। ठीक है, अब बता नहीं रहा हूँ, मतलब बच्चे कहेंगे कि बोर्ड की क्लास ले रहा हूँ ना स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो हमारे हेक्सोसेस हैं जो हमारे हेक्सोसेस होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हेक्सोसेस मतलब क्या हुआ, 6 कार्बन की शुगर। 6 कार्बन के शुगर में ना सिर्फ हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हर पढ़ते ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ठीक है, मैनोज भी होता है, गुलोस भी होता है, गैलेक्टोज भी होता है, ये भी हमारे 6 कार्बन के क्या है, एल्डो एल्डोसेस है, एल्डो या एल्डो हेक्सोसेस है। ठीक है, और कीटोसिस है 6 कार्बन के, उसमें भी हमारे और भी होते हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं फ्रक्टोज, लेकिन फ्रक्टोज के बाद हमारे सॉर्बोस वगैरह भी होते हैं, सॉर्बोस हुआ, टैगाटोज हुआ, ये सब भी होते हैं। ठीक है, एनिमल याद रखना। ओके, एनिमल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो है ये कि मैंने क्या कहा, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब है, और मैंने कहा कि एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वो है एपीमर का। एपीमर क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि एक ही कार्बन की पोजीशन पे डिफर करते हैं, उन्हें हम एपीमर कहते हैं। जैसे कि मैंने किसके बारे में बोला, मैंने बोला आपके किसके बारे में, ये ग्लूकोज के बारे में। तो अगर हमारे ग्लूकोज के अंदर एक कार्बन है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये अगर यहाँ पे इस पोजीशन पर चेंज हो जाए, OH लेफ्ट में पहुंच जाए, जैसे ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है, OH लेफ्ट में पहुंच जाए, लेकिन बाकी सब सेम रहे, यानी एक फ्रेश पेज पे बताता हूँ। ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऐसे का ऐसे ही रहे, CHO HOH OHH HOH HOH और यहाँ पे क्या है, CH2OH। अगर कोई भी ऐसा और कार्बोहाइड्रेट है जो सब वो एक पोजीशन पर चेंज हो जाए, जैसे सपोज करो ये C1 है, ये सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पर चेंज हो जाता है, इस तरीके से हो जाए, बाकी सब सेम रहे, बाकी सब सेम रहे, इस तरीके से। तो ये C2 पर चेंज हो रहा है, तो इसे कहेंगे C2 एपीमर। यानी एक कार्बन पर चेंज हो जाए तो ये C2 एपीमर बन जाता है, और इसमें कंपाउंड भी चेंज हो गया, ये ग्लूकोज था और ये जो कंपाउंड बना ये हो गया मैनोस। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, ये इसका C2 एपीमर, तो मैं कहूंगा मैनोस क्या है, तो मैनोस ग्लूकोज का C2 एपीमर। ठीक है, तो ये हो जाते हैं एपीमर्स। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ओके, आई होप क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का इंटरकन्वर्जन। देखो, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोज का इंटरकन्वर्जन। ग्लूकोज जो है अपनी 6 कार्बन की चेंज होती है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके अंदर, और 4 सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 2 3 और 4।
ठीक है जी। डीकॉन्फिगरेशन हो गई डेक्स्ट्रो, रोटेटरी है, डीकॉन्फिगरेशन है। OH जो है वो C5 पर लेफ्ट साइड में होता है, सॉरी 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 राइट साइड में होता है। और अगर लेफ्ट साइड में हो जाए तो लीवो हो जाएगा, एल कॉन्फिगरेशन हो जाएगी। ठीक है, नहीं नहीं ठीक है। इस डी और इस एल का, ये छोटे डी और छोटे एल यानी प्लस और माइनस से कोई भी रिश्ता नहीं है। ठीक है, ये बात याद है। डेक्स्ट्रोलीवो डी एल प्लस माइनस ये आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है, डी होगी राइट में होगा तो डी होगी, लेफ्ट में होंगे तो एल हो गया, लेकिन प्लस और माइनस होगी ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, ये बात याद है। यहाँ मैं लिख देता हूं, ओके। समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो हमारा ये ग्लूकोज हो गया, यहाँ पे हमारा क्या है, OH है। ठीक है, अब इसने क्या किया, OH ने यहाँ पर अटैक किया, ये ऊपर जाएगा इस तरीके से, ऐसे जाएगा, ऊपर जाके किस तरीके से होगा ये HCO नेगेटिव, इस तरीके से होगा। और यहाँ डबल बॉन्ड COH, और आगे फिर इस तरीके से ये वाला कंपाउंड कंटिन्यू होगा, है ना, इसी तरीके से होगा। तो इस तरीके की रिएक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और अटैक, और अगर अटैक जो है वो दूसरी साइड से हुआ तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये कैसे हैं, ये इक्विलिब्रियम का साइन लग रहा है, यानी ये जो है एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, कीटो इनॉल जो है आपका कीटो इनॉल फॉर्म में टॉटोमराइज होंगे ये। यहाँ पे क्या लगता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म लगता है, ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म लगता है, ये इसकी इनॉल फॉर्म बन जाएगी और ये जो है फिर वापस कीटो फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, या एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले हम अपना जो है रीजन जान लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि रिड्यूसिंग शुगर्स जो होती हैं वो टॉलिन फेलिन को रिड्यूस करती हैं और उनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है, लेकिन मैंने कहा था जो है टॉलरेंस टेस्ट तो देती नहीं है वो, तो ऐसा कैसे हो गया, जब कीटोन्स टॉलरेंस टेस्ट देते नहीं है तो वो आपके रिड्यूसिंग शुगर्स में एल्डिहाइड के संग कैसे जुड़ गए। तो आज हम उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। ये जो मैंने आपको कीटो इनॉल वाला बताया था, ये मैंने बताया था आपको एपीमर के लिए, एपीमर के बारे में बताया था कि ग्लूकोज और मैनोज जो हैं वो एपीमर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ अल्फा डी और जो है बीटा डी किस तरीके से होते हैं, ये बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसी जो कॉन्सेप्ट है इस पर डिपेंड करता है हमारे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब क्या होता है, ग्लूकोज जो है और मैनोज जो है, मैंने क्या कहा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में ये इस तरीके से जब अटैक होता है और ये इनॉल फॉर्म बनती है, टॉटोमराइज होकर कीटो फॉर्म बनती है, तो यहाँ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की वजह से ग्लूकोज, मैनोस और क्या, फ्रुक्टोस, ये आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, वो भी बेसिक मीडियम में। यानी ये जो रिएक्शन होगी ना, ये OH नेगेटिव के प्रेजेंस में होती है। ये कंपाउंड्स को प्लीज मत देखना, ये कंपाउंड्स आंसर में नहीं है, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट नहीं, ये नहीं है, वो डायग्राम सेम हो गया लेकिन जो है कंपाउंड्स ये नहीं है। तो इक्विलिब्रियम में कीटोज, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, मैं एक्चुअली ना स्लाइड जो है वो इंक्लूड करना भूल गया, तो इस वजह से कंफ्यूजन हो, ठीक है।
कीटोस जो आपका कीटोनिक ग्रुप क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। इजी लैंग्वेज में बताता हूँ, हमारा ग्लूकोज और मैनोस C2 एपीमर होते हैं। ये ग्लूकोज और मैनोस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं फ्रक्टोज के जैसे साथ में, ठीक है। फ्रक्टोज जैसे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इनके अंदर कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म चलता है, ठीक है। यानी फ्रक्टोज ग्लूकोज मैनोस जो होते हैं इक्विलिब्रियम में अपने कीटो एनॉल फॉर्म में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसी वजह से जो आपका फ्रुक्टोज है ये भी आपको एल्डिहाइड का टेस्ट देखने को मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, कुछ होना तो चाहिए मेरे को बताने के लिए। तो मैं ये बोलूंगा कि एल्डिहाइड्स तो हमारे ऑब्वियसली बात है, एल्डिहाइड जो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, क्योंकि जो हमारे एल्डिहाइड्स हैं वो टॉलरेंस वैलेंस को रिड्यूस कर देंगे। ये तो ऑब्वियसली बात है, टॉलरेंस एल्डिहाइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी ग्लूकोज में माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है कीटोस की, तो मैं बोलूंगा कि कीटोस शुगर या फिर मैं बोलूंगा कीटोसिस डिस्पाइट हैविंग कीटोनिक ग्रुप आर reducing sugars because of interconversion of ketosis and aldosis in the basic medium। या फिर आप अपनी स्टेटमेंट में लिख सकते हो, जो कीटोनिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक मीडियम के अंदर कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म में जाता है और इंटरकन्वर्टेबल रहता है, ठीक है। तो इस वजह से वो बेसिक मीडियम में एल्डोसिस में और एल्डोसिस कीटोसिस में कन्वर्टेबल रहते हैं, इस वजह से ये भी एल्डिहाइड्स के टेस्ट दे देता है। इतनी बात कहना चाह रहा हूं मैं, उसका स्ट्रक्चर ये नहीं है, प्लीज इन स्ट्रक्चर से ये वाले कॉन्सेप्ट को रिलेट मत करना। और एक चीज और होती है जो आप एग्जामिनर को बोल सकते हो कि वो सेम ओसाजोन बनाते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन के संग, ओसाजोन बनाते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन के संग। फिनाइल हाइड्रोजीन होता है, फिनाइल हाइड्रोजीन के संग सेम ओसोजोन का फॉर्मेशन करते हैं ये, ठीक है। सेम ओसोजोन बनाता है, येलो कलर का ओसोजोन बनता है, तो ये सेम ओसोजोन बनाते हैं जो इंटरकन्वर्टेबल होते हैं ये तीन, तो ये सेम ओसोजोन का भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो क्रक्स थी बात की वो यही थी कि जो हमारे ये हमारे एल्डोसिस जो हैं ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म से बेसिक मीडियम में, कीटोसिस एल्डोसिस में, तो ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है इनके अंदर, इस वजह से ये भी कीटोन ग्रुप होने के बावजूद एल्डिहाइड के टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। और ये रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, भले ही इनमें आपका कीटोन ग्रुप लग रहा हो और फेलिंग टॉलरेंस के टेस्ट दे देते हैं। चल, इतनी बात याद रखना, ठीक है। आई नो थोड़ा सा भसड़ मच गई, लेकिन इतना बात याद, ठीक है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरा है, एक्चुअली जो है मैं बताना कोई और कॉन्सेप्ट चाह रहा था, लेकिन डायग्राम मैंने ये वाला लगा दिया, वो वाला डायग्राम रह गया, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मैं इस वाले डायग्राम को देख के, ठीक है। अब जो इस डायग्राम के बारे में बात हो रही है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको रिएक्शंस दिख रही हैं इसके अंदर। तो आपका जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में क्या हुआ, ये वाले OH ने इस बार लोन पेयर है, इसने अटैक कर दिया इस वाले कार्बन पे, ये कार्बन पर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, और ये जो कार्बन होगा इस पे इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से OH आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्शन आप देख सकते हो करके। तो इस तरीके से आपका ये वाले कार्बन पर ये वाला OH है और ये वाला ऑक्सीजन कैसे जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ जुड़ गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जहाँ पे OH राइट में हो, अब ये देखो ये वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन, ये वाले की बात हो रही है, ये वाले कार्बन का तो ये रहा, ये वाले कार्बन तो ये रहा, इस तरीके से जुड़ गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये वाला कार्बन जुड़ गया। अब बात ये हो रही है कि आपका ये 6 कार्बन हो गए, और इस वाले कार्बन पे ये जो OH ग्रुप है इसे कहते हैं एनोमेरिक OH, एनोमेरिक OH,
अब ये इस एनुमेरिक OH की अगर पोजीशन डिफर करती है तो इससे हमारे अल्फा और बीटा जन्म लेते हैं। ठीक है, हमारे जो C2 एपीमर है उससे हम लोगों ने ग्लूकोज मैनोस ने जन्म ले लिया, लेकिन और ये वाली जो ग्लिसरेलियड वाली थी उससे डी और एल ने जन्म ले लिया, लेकिन जो एनोमेरिक OH है उससे हमारे अल्फा और बीटा जन्म लेते हैं। देखो, अगर एनोमेरिक वाला राइट पे तो अल्फा, एनोमेरिक वाला लेफ्ट पे तो बीटा। ठीक है, डी पॉजिटिव ऐसे ही रहा, क्यों? क्योंकि OH तो यहाँ नीचे वाला थोड़ी बदला है, तो यहाँ पे डी तो डी ही रहेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव ही। ठीक है, इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। तो इस से जन्म ले लेते हैं हमारे क्या, अल्फा और बीटा। ठीक है, ये बात याद रखना। पर ये वाली फॉर्म आपकी रिड्यूसिंग फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि अब यहाँ पर आपका फ्री CHO ग्रुप नहीं है, ये फॉर्म रिड्यूसिंग नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में रहती है इसके साथ। ये चीज ध्यान देने की है, कभी कभार रीजनिंग आ जाती है, तो ये याद रखना कि अल्फा डी प्लस और बीटा डी प्लस फॉर्म जो है वो रिड्यूसिंग नेचर की नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप अब नहीं रहा, बट ये इक्विलिब्रियम में रहती हैं आपकी ग्लूकोज के साथ। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम में रहने की वजह से इसका टेस्ट देखने को मिल जाता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये जो फॉर्म है ये आपस में रिड्यूसिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो है इंटरकन्वर्टेबल रहती है, इस वजह से हमारे को देखने को मिल जाता है टेस्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्लूकोज के अंदर हार्वर्थ प्रोजेक्शन के बारे में। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के पैरान रिंग जैसा है। अगर हम इसे हार्वर्थ प्रोजेक्शन बनाएं, इस तरीके से प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो इसके अंदर हमारे को इसकी ओरिएंटेशन देखने को मिल जाती है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक कार्बन। इसके अंदर ये देखो OH जो है नीचे है, यानी अगर हम 3D में इमेजिन करें तो 3D में ऊपर नहीं नीचे होगा, यानी अगर हम फिशर में देखें तो राइट में, यानी यहाँ पे नीचे। अगर ये सेकंड कार्बन पर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, कौन सा वाला था ये? आई थिंक ये नंबरिंग इन्होंने गलत कर दिया, सॉरी। ठीक है, नहीं सही तो है, सही तो है नंबरिंग, यहाँ पर ही तो था। ये एनोमेरिक OH, ये जो ऑक्सीजन लगा है इसके बगल वाले कार्बन पर, ऑक्सीजन से बगल वाला कार्बन, सॉरी ये C1 वाला। ठीक है, यहाँ पे OH जो है वो नीचे लगा है, यहाँ OH ऊपर लगा है, एनोमेरिक OH है, नीचे लगा हुआ तो अल्फा और बीटा ऊपर लगा तो बीटा। डी डी क्यों? क्योंकि OH राइट में लगा है ग्लिसरेलियड पर, तो डी रहा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। ग्लूकोज का है तो ग्लूको, पायरैन रिंग है तो पायरैन, और ओस इसका सफिक्स हो गया, तो इसे हम कहेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरानोस। ठीक है, क्या कहेंगे? अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरानोस, और दूसरे वाले को क्या कहेंगे? बीटा डी प्लस ग्लूको पायरानोस। ठीक है, तो जो फिशर में राइट है वो हावर्थ में नीचे आएगा, ये बात याद है। ठीक है, और मैंने दूसरी बात क्या बताई कि क्योंकि ये जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आपस में, ये वाली फॉर्म जो है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अल्फा और बीटा फॉर्म नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर हैं, बट दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद द ग्लूकोज रिंग, तो इस वजह से यहाँ पे ये रिड्यूसिंग शुगर में काउंट हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आई? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक और होती है फॉर्म हार्वर्थ के साथ साथ, वो होती है चेयर फॉर्म, यानी इस तरीके से हम चेयर फॉर्म में लिखते हैं ना। अगर जो है, जो बच्चे वैसी तैयारी कर रहे होंगे ना, पता होगी जेई वगैरह की, इस तरीके से हम चेयर फॉर्म में लिखते हैं, ये होता है एक्सियल और ये होती है इक्वेटोरियल, तो हम इसमें भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं चेयर फॉर्म में भी। ठीक है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन ले आओ, और यहाँ पर जो है वो डिस्टिंग्विश हो गई, कैसे? ऑक्सीजन के बगल वाले पे, तो ये इस तरीके से हो गई, तो यानी H यहाँ पे और OH यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या हो गया? अगर OH जो है वो इस तरह नीचे आ गया, तो यानी ये हो गई हमारी क्या, अल्फा, और OH ऊपर रहा, H नीचे, तो ये हमारी हो गई क्या, बीटा, और क्या। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं तो मैं बता नहीं रहा। ओके।
तो ये याद रखना, अल्फा डी प्लस जो और बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस होते हैं, ये रिड्यूसिंग नेचर होते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, और इनका जो ओपन स्ट्रक्चर होता है वो हेमीएसिटल जैसा होता है। ठीक है, समझ में आई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं जो है इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर और म्यूटा रोटेशन। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर और म्यूटा रोटेशन। पहले म्यूटा रोटेशन के बारे में बताता हूँ। सपोज करो अल्फा पॉजिटिव जो है, इसका जो अराउंड 112 डिग्री होता है इसका ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, और बीटा डी है, बीटा वाले का होता है, बीटा पॉजिटिव का होता है अराउंड 19 डिग्री। तो जो इसका नेट आता है सोल्यूशन का वो आता है 52.7 डिग्री के अराउंड। ठीक है, तो नेट कितना आता है? ये आता है हमारा 57 डिग्री के अराउंड। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये हमारा ये आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, यानी म्यूटा रोटेशन मतलब एक यहां से रोटेट करे और दूसरा दूसरी तरफ से रोटेट करे, तो जो इसका नेट निकल के आता है वो हो गया आपका म्यूटा रोटेशन का जो है एंगल, वो डिग्री। ठीक है, अब इसी में एक आता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, वो बात करेंगे फ्रक्टोज के साथ अभी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज की। ठीक है, पहले रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के बारे में। ठीक है, तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज के अंदर प्रूव करो कि 6 कार्बन होते हैं, तो हमारे को ये वाली रिएक्शन देनी है। HI के संग जो होता है हीट करने पर N-हेक्सेन दे देता है, ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये प्रूव करता है ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। एक क्वेश्चन आता है, प्रूव करो कि ग्लूकोज के अंदर जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो हम लोग 2,4-DNP टेस्ट दे सकते हैं, और क्या टेस्ट दे सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारा ब्रोमीन वाटर होता है। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, ये ऊपर वाले को COH में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऊपर और नीचे दोनों को कन्वर्ट कर देता है, इसे बनाता है सैकरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वो। इसे हम लोग कभी कभार ग्लूकारिक एसिड भी कह देते हैं, ग्लूकारिक एसिड। ठीक है, ग्लूकारिक एसिड भी कह देते हैं, इतनी बात याद रखना। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये टॉलरेंस टेस्ट भी दे देता है, ये आपका फेलिंग टेस्ट भी देगा। ठीक है, अच्छा अब HCN के संग अगर रिएक्शन करेंगे तो ये साइनोहाइड्रिन बना लेता है, पता ही है साइनोहाइड्रिन बनाता है HCN के संग रिएक्शन करके, और NH2OH के संग आपके हाइड्रोक्सिलअमीन के संग ऑक्साइड बना लेता है। ये रिएक्शन हो गई कि ये दिखाने के लिए कि कभी बोले कि कार्बोनिल नेचर शो करोगे, कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट देता है, तो हम ये रिएक्शन दे देंगे। अगर बोले ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ब्रोमीन वाटर के संग रिएक्शन कर देंगे, मतलब ऑक्सीडाइज किस तरीके से होता है वो दिखाने के लिए HNO3 के संग रिएक्शन कर देंगे, 6 मेंबर के लिए ये कर देंगे। कुछ टेस्ट ऐसे दो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों देते हैं, तो वो होगा टॉलरेंस ऑफ फेलिंग। अभी बताया था ना, दोनों ही टॉलरेंस ऑफ फेलिंग का टेस्ट देते हैं, तो ये वो होगा जो दोनों देते हैं, ग्लूकोज तो प्लस ग्लूकोज भी देता है और फ्रक्टोज भी देता है। ठीक है, ग्लूकोज भी देता है और फ्रक्टोज भी देता है। और कुछ ऐसे टेस्ट जो ग्लूकोज को फ्रक्टोज से अलग करते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अलग करते हैं, वो क्या हो गए, वो ये हो गया ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये टेस्ट फ्रक्टोज नहीं देता, ये टेस्ट फ्रक्टोज नहीं देगा, ये बात याद रखना। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा इन्हें रिड्यूस करने की भी एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन क्या रिएजेंट है, अगर क्या कहते हैं H2 यूज कर लो एलईडी मेरा के साथ, तो रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला H2OH बन जाएगा और बाकी सारी रिंग सेम रहेगी। इसे कह देते हैं ग्लूकीटॉल, इसे कह देते हैं ग्लूकीटॉल। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रक्टोज की, और इन्वर्जन ऑफ शुगर केन शुगर भी बात करनी है ना। ये है फ्रक्टोज। हाँ जी, तो बात करें
फिर जो जो आपका फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज का भी सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज के साथ का बाई बंधन तो वही है, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से मिलता है। लेकिन फ्रुक्टोज में होती है हमारी फ्यूरान रिंग। क्या होती है? फ्यूरान रिंग होती है इसके अंदर। और ये हमारे को जो फ्रुक्टोज है वो किस तरीके का होता है? पहली बात तो स्ट्रक्चर देखें, तो फ्रुक्टोज होता है ये CH2OH, ये होता है हमारा फ्रुक्टोज। ठीक है, ये होता है हमारा फ्रुक्टोज। अब इस फ्रक्टोज के अंदर देखो, ये हमारा कार्बन ग्रुप है, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पांच, छह कार्बन हो गए, वही C6H12O6 से फ्यूरान रिंग के साथ आता है। इसमें क्या होगा? ये OH यहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और वही ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, CH2OH ये वाला बरकरार रहेगा इस तरीके से। ये वाला CH2OH ये रहा, बरकरार रहा। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो ये बॉन्ड ये रहा, ये बॉन्ड ये रहा, ये OH बनेगा ये वाला, तो ये OH ये रहा। अब यहाँ पर OH राइट में हो और OH लेफ्ट में हो, ये क्या है? एनोमेरिक OH, वही वाला। OH राइट में हुआ तो अल्फा, OH लेफ्ट में हुआ तो बीटा। ठीक है, और ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं नेगेटिव, नेगेटिव प्लस माइनस। और नेगेटिव जो मतलब प्लस माइनस जो है वो डी और एल से रिलेटेड नहीं होंगे, प्लस और हम पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नहीं बता पाएंगे, ये बात याद। डी है अल्फा बीटा बताने का क्या तरीका था? एनोमेरिक OH की पोजीशन देख लो, राइट हुई तो अल्फा, लेफ्ट हुई तो बीटा। डी बताने का क्या तरीका था? देखो अभी भी ये वाला OH जो है वो राइट है, तो डी डी रहा दोनों में। फ्रक्टोस है तो फ्रक्टो हो गया, फ्यूरान रिंग है तो फ्यूरा हो गया, और ओ फ्यूरान हो गया, और ओस तो सफिक्स होता है, ये तो अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टो फ्यूरानोस और बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टो फ्यूरानोस, इनके नाम हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? याद रखना इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन देखो, ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन पे अगर OH हमारा नीचे है तो ये हो गया अल्फा, अगर OH ऊपर है तो ये हो गया बीटा। ये वाले जो है कार्बन से ये वाले OH से देखा जाएगा डी, नेगेटिव नेगेटिव रहा, फ्रक्टोज क्योंकि फ्रक्टोज है तो फ्रक्टो, फ्यूरान रिंग है तो फ्यूरान और ओस। ठीक है, अब एनोमेरिक कार्बन और एनोमेरिक OH का क्या सीन है? तो बस ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जो एनोमेरिक OH की पोजीशन में डिफर करे उन्हें हम कहते हैं एनोमर्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स एनोमेरिक OH में डिफर करे उन्हें हम कहते हैं एनोमर्स, यानी ये आपस में एनोमर्स हैं। ठीक है, एक थे वो थे एपीमर्स, ठीक है, ये हैं एनोमर्स। ठीक है, अब एनोमेरिक कार्बन कौन सा हो गया? एनोमेरिक कार्बन वो हो गया जो ऑक्सीजन से बगल वाला जो कार्बन हो, ठीक है, ऑक्सीजन से बगल वाला कार्बन हो जिसमें OH और CH2OH साथ में आ रहे हो, वो हमारा एनोमेरिक कार्बन होता है, और उस पर लगा OH एनोमेरिक OH होता है। फ्रुक्टोज के केस में बस इतना याद रखना, फ्रुक्टोज के केस में एनोमेरिक जो है OH पहचानने का तरीका है, ऑक्सीजन से बगल वाला कार्बन पकड़ो और उस पर CH2OH और OH दोनों लगे हों, वो वाला हमारा एनोमेरिक कार्बन होगा यहाँ उसकी जगह। और जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा? वो ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन पकड़ो जिस पर OH लगा हो लेकिन CH2H ना लगा हो। ठीक है, ये एक बहुत ही लेमन तरीके में, बहुत ही जुगाड़ के तरीके में, बस याद रखने के लिए इतना याद रखना, ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन पकड़ो, उस पर अगर OH लगा हुआ है और CH2H नहीं है तो वो एनोमेरिक कार्बन है। और हमारा फ्रुक्टोज के केस में अगर हमारा CH2OH लगा है और OH लगा है वो हो गया एनोमेरिक। ठीक है, और इनमें जो डिफर करें वो हो गए हमारे एनोमर्स। ठीक है, समझ में आ गया? बस इतना सा फंडा है और कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं डायसैकेराइड्स की। डायसैकेराइड्स में पहले ही बता दिया मैंने, सुक्रोज, सुक्रोज हमारा क्या देता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यही होता है। क्या देता है? सुक्रोज दे देता है डी पॉजिटिव ग्लूकोज प्लस
डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। ठीक है, ये हमारे को दे देता है। ओके, और वो भी कौन से वाले, ये आला अल्फा वाला और ये बीटा वाला। ठीक है, और बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है सुक्रोज का। दूसरा है हमारा माल्टोस, और थर्ड है हमारा लैक्टोस। लैक्टोस, माल्टोस देता है ग्लूकोस, 2 ग्लूकोस, 2 ग्लूकोस ही ग्लूकोस के। लैक्टोस देता है हमारे को ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोस। लैक्टोस देता है हमारे को ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोस। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इन्वर्ट शुगर मैं बताना भूल गया। इन्वर्ट शुगर क्या होती है? इन्वर्ट शुगर होता है या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर होता है हमारा, सपोज करो हमारे पास अल्फा डी और बीटा डी का ग्लूकोस है, ग्लूकोस है, एक अल्फा वाला है एक बीटा वाला है। ठीक है, सुक्रोज से हमारे को, सॉरी ग्लूकोज कहां से आ गए, ये है सुक्रोज है हमारे पास, और सुक्रोज से हमारे को एक ग्लूकोज मिला, अल्फा वाला ग्लूकोज मिला, बीटा वाला फ्रुक्टोज मिला। ठीक है, सुक्रोज था, यही तो केन शुगर हो गई, है ना, ये हो गया। अब यहां पर तो हमारा इसका होता है प्लस 52.7 डिग्री, अभी बताया था, अभी बताया था नेट रोटेशन प्लस 52.7 होता है, देखो यहाँ बताया था, ये देखो ये रहा प्लस 52.7 होता है, यहाँ बताया था। तो इसका तो प्लस 52.7 हो गया, इसका माइनस 92.4 होता है। ठीक है, इन्वर्स शुगर का मतलब क्या हुआ, अगर इनका ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन देखा जाए, यानी ये जब जो है हमारे सोल्यूशन में होते हैं और ऑप्टिकल रोटेशन निकाले इन दोनों की, एक की प्लस एक की माइनस होके ऑप्टिकल जो है रोटेशन निकालें, तो क्या मिलता है हमारे को, तो हमारे को इन्वर्ट होके तो ओवरऑल मिलता है नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इन्वर्ट होके मिलता है नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, सुक्रोज इन्वर्ट हो गई, इन्वर्जन हो गया शुगर का। ठीक है, शुगर का इन्वर्जन हो गया, शुगर इन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे को नेगेटिव मिलता है, तो इसका मतलब क्या है, शुगर इन्वर्जन हो गई, यानी 1:1 मिक्सचर ले लिया अगर हम ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का, उसे हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर। तो वो मुझे कोई भी पूछे व्हाट इज इन्वर्ट शुगर, तो इन्वर्ट शुगर इज अ मिक्सचर ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, इसे कहते हैं इन्वर्ट शुगर। समझ में आई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़े। हाँ थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन हम अभी पेस पकड़ लेंगे। ओके, अच्छा एक चीज और बता दूं, फ्रुक्टोज जो है ना सबसे मीठी चीनी होती है। फ्रुक्टोज जैसे हम फ्रूट शुगर कहते हैं, सबसे मीठी चीनी होती है फ्रुक्टोज, सबसे मीठी चीनी होती है फ्रुक्टोज। ठीक है, चलो सुक्रोज है, सुक्रोज हमारा अल्फा डी हो गया, बीटा डी फ्रुक्टोज हो गया। किस तरीके से बनता है ये देख लो, सुक्रोज में हमारा अल्फा डी ग्लूकोज हो गया और बीटा डी फ्रुक्टोज हो गया। ठीक है, अल्फा डी है तो यानी ग्लूकोज में हमारा ये जो है OH नीचे होगा, तो देखो OH नीचे था। बीटा डी है यानी OH जो है इसका नीचे होगा, तो देखो OH इसका नीचे था, दोनों जुड़ गए। ठीक है, दोनों जुड़ गए, और कैसे जुड़े, इसका C1 था ये कार्बन, जबकि इसका 1 और ये 2 है, यानी ये इसका 1 जुड़ा इसका 2 जुड़ा, यानी इसे कहते हैं C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जिससे जोड़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिससे प्रोटीन जिससे अमीनो एसिड जुड़ते हैं उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अमीनो एसिड जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, जबकि कार्बोहाइड्रेट जोड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। इसमें C1C2 लिंकेज है, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन से टाइप की लिंकेज है, C1C2 है। देखो बाकी सब सेम है, ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का, दोनों पढ़ाए हुए हैं। ये यहाँ से जुड़ गया, यहाँ पर OH था, यहाँ OH था, क्या हुआ, ये हमारा इसका ऑक्सीजन और इसका ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए, और यहाँ एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। ठीक है, समझ में आ गया?
और हम इसे क्या कहेंगे, अब ऐसे वैसे हम इसका नाम नहीं है, तो अगर इसका नाम सुनना है तो सुन लेना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोसाइड और बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोसाइड। ठीक है, चलो जी। अब एक रीजन जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी, या मैंने कहा था एक अपवाद है, एक एनोमली है, सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, सारे डायासैकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, एक्सेप्ट मैंने लिखवाया था सुक्रोज। ऐसा क्यों, क्या हो गया सुक्रोज में? तो उसका रीजन ये है, सुक्रोज के अंदर क्या होता है, अब जो एनोमेरिक OH है, एनोमेरिक OH क्या था, ये वाला OH, एनोमेरिक OH कौन सा था, ये वाला OH था ना, जो आपकी ग्लूकोज रिंग हो उसमें O के बगल वाला कार्बन पर OH, और जो आपकी फ्रुक्टोज रिंग हो उसमें CH2OH लगाओ, वो वाली साइड का OH, दोनों को एनोमेरिक OH है। सुक्रोज के अंदर क्या होता है, एनोमेरिक OH जो है वो फ्री नहीं है। ठीक है, ये तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, व्हाई, बिकॉज एनोमेरिक जो OH, आप समझ में आया एनोमेरिक OH क्या होता है, एनोमेरिक OH इज नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं कर पाता, म्यूटा रोटेशन नहीं कर पाता, रोटेशन नहीं कर पाता, ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। वहां क्या हुआ था, वहां तो फ्रक्टोज के संग उसने इक्विलिब्रियम में बेसिक मीडियम में इंटरकन्वर्टेबल था, लेकिन यहाँ पे OH फ्री नहीं है, लिंकेज में है एनोमेरिक वाला। अगर एनोमेरिक नहीं लिखा तो जीरो मिलेगा, क्योंकि बात जो है OH तो बहुत सारे हैं, फ्री तो बहुत सारे OH है, ये OH फ्री है, ये OH फ्री है, ये OH फ्री है, लेकिन एनोमेरिक वाले फ्री नहीं है, इस वजह से ये म्यूटल रोटेशन नहीं कर पाता और ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे भी चीजें हैं एग्जाम में नहीं आती, लेकिन आप सुन लेना। ठीक है, ये है माल्टोस और ये है लैक्टोस। माल्टोस में होता है दो ग्लूकोज, बोले थे मैंने दो ग्लूकोज, तो ये रहे दो ग्लूकोज, HOH HOH, दोनों के HOH हो गए, दोनों के C1 पर ही होंगे, क्यों, क्योंकि नहीं, दोनों के C1 पर नहीं होंगे, ये होता है इसमें C1 पे और इसमें ये वाला होता है C4 वाला, यानी इसके अंदर क्या होगी, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी इसके अंदर, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बस इतना याद रखना कि ये बनता किससे है, तो ये बनता है दो ग्लूकोज से और इसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, बस इतना दिमाग लगाना और ज्यादा दिमाग नहीं लगा। ठीक है, C1C4 होती है इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो, अब इसमें ये एनोमेरिक वाला फ्री है, देखो ये एनोमेरिक वाला फ्री है इसके अंदर। ठीक है, सुक्रोज तो बेचारा फंस गया, उसमें एरोमेटिक वाला फ्री नहीं था, यहाँ तो फ्री है, इसलिए ये हमारा रिड्यूसिंग हो जाता है। मैंने कहा था ना सारे मोनोसैकेराइड्स और माल्टोस लैक्टोस ये रिड्यूसिंग होते हैं, सुक्रोज नहीं होता, बस तो इसी वजह से। जबकि लैक्टोस लो, लैक्टोस के अंदर देखो, लैक्टोस के अंदर क्या हो गया, लैक्टोस के अंदर हमारा गैलेक्टोस होता है और ग्लूकोस होता है, वो भी बीटा बीटा वाले। ठीक है, तो इसके अंदर देखो गैलेक्टोज में यहाँ पे हमारा OH ये रहा ऊपर वाला, ये होगा हमारा इसमें, और यहाँ पे क्या है, इसमें 4 वाला है, यानी इसमें भी 1 और 4 वाले। तो ये कैसा हो गया, यहाँ पे ये रहा एनोमेरिक OH, ये रहा ये रहा, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, एनोमेरिक OH फ्री है, एनोमेरिक OH फ्री है ना, बस इसलिए ये जो है म्यूटल रोटेशन भी शो करेगा, और ये क्या क्या क्या, ये रिड्यूसिंग नेचर भी होगा, रिड्यूसिंग होंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, एनोमेरिक OH फ्री है, फ्री है, फ्री। ठीक है, पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में। ओके, समझ में आ गई। इस और इसके अंदर भी C1C4 लिंकेज। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इतना डेप्थ में ना, देखो पहली बात तो कोई पढ़ाता नहीं है इतना डेप्थ में, और उसके बाद बोर्ड के लिए तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाएगा, और तीसरी बात फ्री में तो कोई भी नहीं पढ़ाएगा,
इतना डेप्थ में। ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ ये बताना है कि ग्लूकोज और इसके जो माल्टोस होता है वो डाइसेक्राइड होता है। बोर्ड के सिलेबस में बस इतना बताना है। C1 C4 लिंकेज होती है, किस तरीके से एनोमेरिक OH फ्री होता है, ये सब बताने का नहीं है। बोर्ड के सिलेबस में ये सब नहीं है। बस एनोमर वर्ड यूज हो रखा है बोर्ड में कि एनोमर्स होते हैं। अरे भाई होते क्या हैं? डेप्थ में जाने का बोर्ड में बिल्कुल भी वो नहीं है, दूर दूर तक कि वो डेप्थ में जाकर बताया जाए बच्चों को कि इस तरीके से एनोमर्स होते हैं और इस तरीके से C1 C4 वाली लिंकेजेस में होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। बस याद कर लो कि रिड्यूसिंग कौन से होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा लिंकेज होता है। कोई स्ट्रक्चर दिखाने का कुछ भी सीन नहीं है वहाँ पे, ठीक है? पूछा भी नहीं जाता। सर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे कोई डायग्राम देख के कोई क्वेश्चन नहीं पूछता वहाँ पे, ठीक है? चलें आगे बढ़े। अब पसंद आ रहा हो तो यार लाइक वाइक कर देना, ठीक है? 1 घंटे से ऊपर हो गया है। अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट से कर रहे हैं। पिछली बार मैंने जो पिछले साल जो पढ़ाया था तो 45 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर करा दिया था। इस बार डेप्थ में करा रहा हूँ, थोड़ा लाइक वाइक करना बनता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। लास्ट टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में जो है वो हमारे क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स जो हैं, बहुत सारे मोनोसेकेराइड जुड़े होते हैं, वो उनमें पॉलीसेकेराइड हो गया। इसमें हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे, एक होगा स्टार्च और एक होगा सेल्यूलोज, ठीक है? एक होगा स्टार्च और एक होगा सेल्यूलोज। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्टार्च की। तो स्टार्च में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है? ये हमारा जो स्टार्च होता है, स्टार्च जो है एक पॉलीसेकेराइड है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है। ये बात होती है स्टार्च के बारे में, ये बात करते हैं स्टार्च के बारे में। तो स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है और ये किसके अंदर होता है? ये प्लांट्स के अंदर होता है स्टार्च। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है अमाइलोज और एक होता है इसका कंपोनेंट अमाइलोपेक्टिन, ठीक है? ठीक है, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन 2 कंपोनेंट होते हैं। जो अमाइलोस होता है वो हमारा अराउंड 15% होता है और 85% हमारा जो है अमाइलोपेक्टिन ही होता है, नियरली, ठीक है? ये जो होता है अमाइलोस, ये हमारा लीनियर पॉलीमर है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन हमारा ब्रांच्ड पॉलीमर। अमाइलोस हमारा सॉलेबल होता है पानी के अंदर, लेकिन अमाइलोपेक्टिन हमारा सॉलेबल नहीं होता, इनसॉलेबल होता है। जब स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो अमाइलोस जो है हमारा आयोडीन के संग टेस्ट देता है, ब्लू टेस्ट देता है आयोडीन के संग, लेकिन कोई भी ब्लू कलरेशन नहीं देता आयोडीन के संग, ये आयोडीन के संग टेस्ट नहीं देता। तो मैंने आपको 4 डिफरेंसेस बता दिए अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन के बीच में। पहले तो इनकी परसेंटेज, देन उसके बाद लीनियर और ब्रांच, देन उसके बाद सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, और चौथा ये क्या कहते हैं, ब्लू कलरेशन विद आयोडीन एंड नॉन ब्लू कलरेशन विद आयोडीन, ठीक है? समझ में आया? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टार्च के बारे में। सबसे मेन के इसके मोनोमर्स क्या होते हैं? तो स्टार्च के मोनोमर्स होते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये होता है स्टार्च का मोनोमर, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है? समझ में आई? और कौन सी लिंकेजेस होती हैं इसके अंदर भी? इसके अंदर भी C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, देखो 1 और 4, ठीक है? 1 और 4 लिंकेजेस होती हैं। और मैंने क्या बोला था, पॉलीसैकेराइड भी नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 4, ये दूसरे वाले का 4 ऑक्यूपाइड है और ये रहा 1, ठीक है? ये रहा इसका एनोमेरिक वाला ऑक्यूपाइड है, फिर इसका भी एनोमेरिक ऑक्यूपाइड है, तो सबके एनोमेरिक ऑक्यूपाइड रहते हैं इसमें, क्योंकि लंबी चेन है ना पॉलीमर की, तो इसमें सबके एनोमेरिक ऑक्यूपाइड रहते हैं, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। यार मैं भी बता सकता था कि न्यूमेरिक OH फ्री नहीं होता, इस वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। एग्जाम में क्या कहते हैं, तुम्हें क्या कहते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता? और ये बताओ कि एग्जामिनर को क्या फर्क पड़ता है और तुम्हें क्या फर्क पड़ता? बात यहाँ आ जाती है ना, एग्जामिनर ऐसे तो क्वेश्चन पूछता नहीं। एग्जामिनर पूछता कि पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, मैं बता देता तो तुम रट लेते। लेकिन अब तुम्हें समझ में तो आया कि क्यों होता है ऐसा, एनोमेरिक OH होता क्या है, एपिमेरिक होता क्या है। तो वो हम लोगों ने बस बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं
मतलब बचपन मतलब 12th की स्टार्टिंग से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि रिड्यूसिंग शुगर्स ये होती है, वेलिंगटन को रिड्यूस कर दिया और फ्री यूज में OH ग्रुप हुआ। अरे भाई एल्डिहाइड और वो फ्रक्टोज ने क्यों दे क्यों दिया कीटोन होने के बाद भी, ये पता चला तुम्हें? आज मैंने बताया ना क्यों, क्या कहते हैं ये हमारा C1 वो ये एरोमेटिक OH के बारे में पता चला, नहीं पता चला, बस ये बता दिया गया कि अब ये याद कर लो कि आपका सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है। क्योंकि अरे भाई क्यों होता है, तो बहुत से बहुत कोई ये बता देगा कि उसके अंदर एरोमेटिक OH फ्री नहीं होता, इस वजह से वो नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है। अरे देखा तो सही, अब याद तो रहेगा, एग्जाम में नहीं आएगा तो एटलीस्ट आगे तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा। ठीक है, समझ में आई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो स्टार्च का स्ट्रक्चर हो गया, ओके। ये हो गया इसमें अमाइलोस। तो अमाइलोस में वही हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज है, देखो अल्फा डी का ग्लूकोज है, सारे अल्फा डी ग्लूकोज है और 1,4 ज्वाइन हो रहे हैं, ये हो गया अमाइलोस। ठीक है, और ये लीनियर है, ये है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, देखो 1,4 है, ये अमाइलोस है, और अगर अमाइलोस के बीच में ब्रांचिंग हो जाए, यानी मैंने कहा था ना अमाइलोस एक लीनियर पॉलीमर होता है लेकिन अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच पॉलीमर होता है, तो देखो ब्रांचिंग हो गई और ये ब्रांच जो है C1 और C6 से जुड़ रही है, यानी इसके अंदर C1 C4 तो क्या कहते हैं आपका क्या है, C1 C4 तो लीनियर लिंकेज है और C1 C6 इसमें ब्रांच्ड है, किसमें, अमाइलोपेक्टिन में। ये ब्रांच पॉलीमर होता है, C1 C4 तो लीनियर से जुड़ते हैं लेकिन C1 C6 ब्रांचिंग से जुड़ते हैं। सेम है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, यहाँ पर भी कोई बदल नहीं जाएगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है यहाँ पर भी। और ये कैसा है, ब्रांचिंग है, 1,4 जो है वो लीनियर में है और 1,6 जो है वो ब्रांचिंग में जुड़ रहे हैं, सेम है मोनोमर, कुछ भी फर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और देखो अगेन इसमें भी एनोमेरिक OH फ्री नहीं है, इसलिए ये भी नॉन रिड्यूसिंग होगा, वो तो स्टार्च पूरा ही नॉन रिड्यूसिंग होता है, उसमें क्या अलग चीज है। ठीक है इतनी बात याद रखना। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना? अब बात आती है सेलुलोज के बारे में, अब बात आती है सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज के अंदर क्या होता है, सेलुलोज के अंदर हमारे बीटा डी होते हैं, बीटा डी होते हैं सेलुलोज के अंदर। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा होगा इसका मतलब क्या है, OH जो है वो ऊपर की साइड होगा, है ना? सेलुलोज हो गया, सेलुलोज क्या है, ये अगेन जो है ये सेलुलोज, ये क्या है सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज जो है वो लीनियर पॉलीमर है, दिख रहा है साफ साफ लीनियर है, लीनियर पॉलीमर है, किसका है, बीटा डी ग्लूकोज का है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है कौन सी, C1 C, इसमें भी कौन सी लिंकेज है, C1 C, ठीक है, C1 और C4। ठीक है, जैसे देखो इसका 1 और इसका 1 2 3 4, यहां से देखेंगे ना 1 2 3 4, C1 C4 लिंकेज हो गई, इसमें C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और ये बीटा डी है, देखो ना OH ऊपर आया है, OH ऊपर है, H नीचे है। ठीक है, तो ये हो गया बीटा डी, ये हो गया सेलुलोज के बारे में। ओके, ये बात याद, समझ में आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए जी, इतनी बात क्लियर हो गई, अब हम आगे मूव करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गए, अब हम मूव करते हैं अपने अमीनो एसिड्स के ऊपर। अमीनो एसिड जो है हमारे क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों होता है, वो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड हमारा ग्लाइसिन होता है, NH2 CH2 COH, ये हमारा बेसिक अमीनो एसिड है और यही एक लौता अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, करैलिटी नहीं है, कार्बन के ऊपर 2H आ गए ना, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये अकेला अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।
बेसिक अमीनो एसिड जो हैं वो एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पहले ही बताई थी। डी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो है इनमें बेसिक एल फॉर्म होती है। ठीक है। समझ में आई? उसके बाद जो अमीनो एसिड्स जो होते हैं 20 अमीनो एसिड जो है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जो अमीनो एसिड जो है हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उन्हें कहते हैं हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है। जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं बॉडी वाले, उन्हें कहते हैं हम नॉन एसेंशियल, यानी हमें जरूरी नहीं है, वो हमारी बॉडी खुद ही बना लेगी। लेकिन जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं और हमारे को डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं उन्हें कहते हैं हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर बहुत बार कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं। ठीक है, समझ में आई? नॉन एसेंशियल के एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे कि ग्लाइसिन है, ये हमारा नॉन एसेंशियल है, हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। लेकिन उसके बाद आता है एसेंशियल, यानी हमें जो डाइट से लेने पड़ते हैं। उसमें एग्जांपल हो गया आपका वैलिन। वैलिन, ठीक है, ये हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड है। ओके, समझ में आई? तो ग्लाइसिन जो होता है ये अकेला अमीनो एसिड है जो कि एकाइरल होता है, बाकी सारे कायरल हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ओके, अब अमीनो एसिड्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं उनके चार्ट के बेसिस पर भी। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है, जिनके पास NH2 और COH इक्वल इक्वल हों वो हमारे न्यूट्रल में आ गए। जिन पर जो है वो COH जो है वो ज़्यादा हो NH2 से वो हमारे एसिडिक में आ गए, और जिन पर NH2 ज़्यादा हो COH से वो हमारे बेसिक में आ जाते हैं। ठीक है, इनके आपको स्ट्रक्चर्स नहीं जानने, बस आपको ये याद रखना है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एसिडिक के एग्जाम्पल याद कर लेना। एसिडिक के एग्जाम्पल हैं स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये सब। बेसिक एग्जांपल याद कर लेना। बेसिक अमीनो एसिड्स में आपके हो गए हिस्टिडीन, लाइसिन, ये सब हो गए हमारे बेसिक में। न्यूट्रल में कौन सा हो गया? न्यूट्रल में कौन सा हो गया? न्यूट्रल में हो गया आपका ग्लाइसिन। ठीक है, न्यूट्रल में हो गया आपका ग्लाइसिन। ओके, अब कुछ अमीनो एसिड्स के एग्जांपल लिखवा रहा हूं जो कि आपको डायरेक्टली पूछ सकता है। जैसे कि अगर उसने पूछ लिया कि ऐसा अमीनो एसिड बताओ जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाओ, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप वाले अमीनो एसिड का एग्जांपल बताओ, तो वो हो गया आपका थ्रियोनिन। ठीक है, थ्रियोनिन, ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी वाले का एग्जांपल। ऐसा अमीनो एसिड बताओ जिसके अंदर सल्फर लगाओ, तो सल्फर वाला अमीनो एसिड हो गया हमारा सिस्टीन। ठीक है, ऐसा अमीनो एसिड बताओ जो कि बेंजीन रिंग वाला होता है, जिसमें अंदर बेंजीन रिंग होती है, तो वो हो गया हमारा टायरोसिन। ओके, ऐसा अमीनो एसिड बताओ जो मोस्ट बेसिक हो, मोस्ट बेसिक हो, मोस्ट बेसिक हो, तो मोस्ट बेसिक होता है आर्जिनिन। आर्जिनिन। ठीक है, इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ओके, अच्छा, अब अमीनो एसिड जब हमारे कार्बोहाइड्रेट जोड़ रहे थे तो उसके अंदर क्या था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। जब अमीन्स जो अमीनो एसिड होते हैं तो उनके अंदर होता है पेप्टाइड बॉन्ड, यानी NH2 CH2 COH है, और ये जुड़ता है किसी के NH2 से जुड़ जाएगा ये। तो यहाँ ये इस तरीके से
ये H2 निकल जाता है और ये बॉन्ड बन के आता है इस तरीके का, C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड। ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और यही बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं इसके, प्रोटीन्स के। अमीनो एसिड जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के, ठीक है। तो यानी अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स से बनता है हमारा प्रोटीन, ठीक है। इतनी बात याद, ओके, इतनी बात याद रखेंगे। देन आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पे। तो प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अल्फा अमीनो एसिड से बनते हैं। टाइप ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं। पहले प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं उनकी शेप के बेसिस पर। अगर शेप के बेसिस पर प्रोटीन को क्लासिफाई किया जाए तो प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइब्रस और एक होते हैं ग्लोबुलर। फाइब्रस वाले कौन से हो गए? थ्रेड लाइक जो होते हैं, जैसे कि फाइब्रस वाले का एग्जांपल है कोलाजन। एग्जांपल याद रखने, एग्जांपल पूछे जाते हैं इसमें। कोलाजन, केराटिन, मायोसिन। ग्लोबुलर वाले यानी ग्लोब्यूल्स जो बनाते हैं, ठीक है, ग्लोब्यूल्स जो बनाते हैं स्पेरॉइड शेप में, वो इनमें एग्जांपल क्या होगा? एल्ब्यूमिन, अंडे में जो होता है एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, ये सब हो गए किसके एग्जांपल? ग्लोबुलर के एग्जांपल, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ग्लोबुलर के एग्जांपल क्या हो गए? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, इंसुलिन, और भी देख सकते हो, जैसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिब्रिनोजिन। और फाइब्रस के एग्जांपल क्या हो गए? फाइब्रस के एग्जांपल हो गए आपके केराटिन, मायोसिन और कोलाजन, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हो गए। अब इनके बारे में कुछ रीजनिंग भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं उसमें हमारी फाइबर्स होती है और इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं इनके अंदर। जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और आपके आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। और इसलिए ये जो है इंसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, इंसॉल्युबल होते हैं ये, ठीक है। समझ में आया? जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं इसके अंदर जो है वो वीक फोर्सेस होती हैं। वीक फोर्सेस होने की वजह से जो है ये हाईली सॉल्युबल होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं। और साथ ही साथ में ये जो होते हैं उस ये सेंसिटिव होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते, ये सेंसिटिव होते हैं टू चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंजाइम्स किससे बने होते हैं? तो एंजाइम्स यही ग्लोबुलर प्रोटीन, एंजाइम्स यही ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तभी तो हम कहते हैं एंजाइम्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी जो है टेम्परेचर पीएच से चेंज हो जाती है, इसलिए, क्योंकि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन का पार्ट होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन स्टेबल नहीं होते हैं, वीक फोर्सेस होती हैं, जिस वजह से वो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर पीएच के और वो चेंज हो जाते हैं। तो एंजाइम्स क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन है तो एंजाइम्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हमारे चार टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के अंदर। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर और फोर्थ होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है हमारा प्रोटीन का, वो हमारे को सीक्वेंस बताता है। सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं प्रोटीन के अंदर, एलिन वेलिन ग्लाइको एलिन वेलिन ग्लाइसिन लगाए कि वेलिन ग्लाइसिन एलिन एलिनिन लगाए, सीक्वेंस बताते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ये, इसलिए लिख रहा हूँ, पागल नहीं हूँ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारे को कॉन्फर्मेशन बताते हैं, ठीक है। ये हमारे को कॉन्फर्मेशन बताते हैं, किस तरह की कॉन्फर्मेशन है इसकी। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे को क्या बताते हैं? ये बताते हैं ओवरऑल फोल्डिंग, और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो हमारे को बताता है स्पेटियल अरेंजमेंट, यानी स्पेस में किस तरीके की अरेंजमेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना।
ठीक है, ये बताते हैं स्पेटियल अरेंजमेंट। तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर्स बताते हैं हमारे को सीक्वेंस, इसमें अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं, अलग अलग सीक्वेंस से अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। वाटसन ग्रिंग मॉडल आपने सुना होगा, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड 2 टाइप के उसमें बढ़ जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। तो कॉन्फॉर्मेशन बताते हैं हमारे को एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो कॉन्फॉर्मेशंस होती हैं वो बताते हैं ये हमारे को, ये हमारे 2 टाइप के हो गए, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। ये जो स्ट्रक्चर हमारे को दिया था वो दिया था लिनस पॉलिंग ने, ठीक है, लिनस पॉलिंग ने दिया था। और जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें आपका किसने का नाम सुना होगा? वाटसन क्रिक का, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ये हमारा स्ट्रक्चर दिया था लिनस पॉलिंग ने, और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड, यानी अल्फा हेलिक्स इस तरीके की हेलिक्स और बीटा प्लीटेड में इस तरीके की प्लीट्स होती हैं जो हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जो टर्शरी स्ट्रक्चर, और अच्छा ये जो है प्लीटेड जो होती है ये पैरेलल भी जो है रन करती है और ये एंटी पैरेलल भी रन करती है, ठीक है, ये बात याद रखना। टर्शरी स्ट्रक्चर हमारे को ओवरऑल फोल्डिंग बताता है, ठीक है, किस तरीके से जो है मॉलिक्यूल 3D में फोल्ड हुआ हुआ है, और ये सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या फोर्सेस होती हैं स्टेबल करने के लिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, वैंडवल फोर्सेस हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो गई, डाइसल्फाइड लिंकेजेस हो गए, ये सबसे ये स्टेबल होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, टर्शियरी स्ट्रक्चर में सारी फोर्सेस हो गई। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो बताता है हमारे को स्पेस में अरेंजमेंट क्या होती है इसकी, ओके। अच्छा, एक होती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एक डेफिनेशन आती है बोर्ड के अंदर, वो मतलब बोर्ड नहीं, मतलब एक टर्म होती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है अगर प्रोटीन को सब्जेक्ट किया जाए जो है एडवर्स कंडीशंस अगर चेंज कर दी जाए टेम्परेचर प्रेशर की, तो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, यानी सारे स्ट्रक्चर जो है 2 3 4 सब जो है भग लेते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, सारे स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाते हैं अगर टेम्परेचर पीएच की कंडीशन जो है वो चेंज कर दी जाए, तो डीनेचुरेशन हो जाता है, सारे स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी की तरफ भग लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है उनके अंदर की, इसलिए सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अपने प्राइमरी की तरफ भग लेते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देता है, ठीक है, प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा अंडा, अंडे को बॉईल करते हैं तो हमने क्या किया? टेम्परेचर जो है टेम्परेचर चेंज किया तो क्या हुआ? सारे जो स्ट्रक्चर वो क्या होता है, ग्लोबुलर शेप जो होती है वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? ये इसका केस, ओके। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स में आपको बस इतना ही याद रखना है, एंजाइम जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। पहली बात तो एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स का पार्ट है। सेकंड, एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं रिएक्शंस में जो है वो कैटेलाइज करने के लिए यूज होते हैं। एग्जांपल्स इसके हो गए माल्टोस, इन्वर्टेस, सॉरी इन्वर्टेस, लैक्टेस, माल्टेस, इस तरह के एंजाइम्स हो गए, ठीक है। एंजाइम्स में भी जो है अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं, उसके बारे में तो नहीं जाना, एंजाइम्स का ग्राफ व्राफ भी होता है, वो सब नहीं रखना, ठीक है। देन उसके बाद आती है 3 डिजीजेस। एक होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये डिजीज क्या होती है? ये अगर हमारे में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलिस, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस
अगर ये एंजाइम जो है वो हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है तो ये बीमारी हो जाती है फिनाइल कीटोन्यूरिया। एक होती है एल्बिनिज्म, ये एग्जाम में पूछी जाती है काफी। एल्बिनिज्म कैसी बीमारी होती है? ये अगर टायरोसिनेस ये वाला एंजाइम अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है एल्बिनिज्म हो जाता है। एक है स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये बीमारी हमारे में हो जाती है जब एंजाइम जो होता है वो ब्लड क्लॉट जो कोरोनरी आर्टरी में है उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो एंजाइम जो कि डिसॉल्व कर लेता है ब्लड क्लॉट को जो कि कोरोनरी आर्टरी का अंदर का होता है और जिससे हार्ट में दिक्कत आती है तो वो होती है स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि enzyme which dissolves the blood clot formed in the coronary artery and leading to trouble in the heart, इसे हम कह सकते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए, सेकंड नंबर पर प्रोटीन्स पढ़ लिए, थर्ड नंबर पर एंजाइम्स पढ़ लिए और फोर्थ नंबर पर हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में जो है हमारे दो टाइप के जो है न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एक है हमारा डीएनए और एक है आरएनए। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड है जबकि आरएनए जो था वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब था नहीं मतलब अभी भी है। ये होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये होता है राइबोस। तो यानी डीऑक्सी मतलब इसके अंदर सेकंड पोजीशन पर जो है वो चेंज आता है। कंपोनेंट्स अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में एक तो हमारे पेंटोस शुगर होगी, अभी बताया था जो है थ्रीओस जो है पेंटोस हेक्सोस, तो इसके अंदर पेंटोस शुगर होगी। उसके बाद एक फॉस्फोरिक एसिड होगा, इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होगा और इसके अंदर एक होगा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन का एक बेस होगा। ये इससे बनते हैं ये कंपोनेंट्स हमारे न्यूक्लिक एसिड के। अगर डीएनए है, डीएनए तो डीएनए क्या हो गया? बीटा डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, और जबकि आरएनए में क्या होती है? बीटा डी राइबोस शुगर। ठीक है, तो आरएनए में क्या होती है? आरएनए में होती है बीटा डी राइबोस, बीटा डी राइबोस राइबोस शुगर होती है, जबकि डीएनए के अंदर होती है 2 डीऑक्सी राइबोस वाली, यानी 2 पर ऑक्सीजन नहीं होता, वो ऑक्सी ग्रुप जो है वो गायब होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसेस आपके दो टाइप के हो गए, एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं हमारे पिरामिडिन। ठीक है, प्यूरिन्स और पिरामिडिन। प्यूरिन्स जो है हमारे एडेनिन और ग्वानिन होते हैं और जबकि पिरामिडिन है उसमें आपके थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल आता है। ठीक है, प्यूरिन्स में आ गए ए और जी और साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल ये आ गए आपके पिरामिडिन्स में। जो आपके प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है, उस ये एडेनिन और ग्वानिन होगा और इसमें थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल हो गए। अच्छा, उसके बाद आते हैं डीएनए में कौन से होते हैं और आरएनए में कौन से होते हैं, ये वाली बात भी तो जाननी है, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, अरे यार मैंने गैप नहीं छोड़ा मैंने, हाँ ये रहा ना। इससे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या हुआ? जहां पे बेस लगा हुआ हो फर्स्ट पोजीशन पर शुगर की, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है? ये है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड जो है वो पांचवी पोजीशन पर अगर फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ा हुआ हो तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। यानी बेसिकली इसमें फॉस्फोरिक अगर जो है फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ हो पांचवी पोजीशन पे तो इसे कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। समझ में आई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और यही न्यूक्लियोटाइड है जो कि आपके डीएनए के अंदर होते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस होती हैं, ये ना फॉस्फेट, तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस होती हैं जिससे जो है ये लिंक हो जाता है। और कहाँ पर लिंक होते हैं? ये लिंक होते हैं 5' और 3' पे, इस टाइप की लिंकेजेस होती हैं। यानी पेंटोस शुगर है,
पेंटो शुगर के अंदर अगर मैं 3 वाले से इस तरीके से H हटा दूं और यहाँ से मैं फॉस्फोरिक एसिड जोड़ के किसी के 5' से जोड़ दूं इसे, लेकिन अपने 3' से मैं किसी के 5' पर जोड़ दूं, 5' ये है, किसी का 3' 5' से जोड़ दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे इस लिंकेज को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड्स लिंकेज अमीनो एसिड्स में, और यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस। ठीक है, ये वाली लिंकेजेस याद रखना। ओके, अब बात कर लेते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर पेंटोज शुगर होगी, और इसके अंदर क्या होते हैं, कौन से बेसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये बेसेस होते हैं किसके अंदर, डीएनए के अंदर। अगर आपका आरएनए है तो आरएनए के अंदर होता है एयूजीसी, यानी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और यूरासिल, सॉरी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, यूरासिल, साइटोसिन और एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, यानी कहां पर चेंज आ रहा है, यहाँ चेंज आ रहा है थाइमिन पर और यूरासिल पर। ठीक है, ये चेंज हो जाते हैं। प्यूरिन्स और pyrimidines बताई दिए, कौन से बेसेस होते हैं ये बताई दिए। ठीक है, समझ में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो सीक्वेंसिंग है न्यूक्लियोटाइड की, वो हमारे को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर डीएनए का बता आता है सीक्वेंसिंग से न्यूक्लियोटाइड की। और जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो दिया था वॉटसन और क्रिक ने, मैंने पहले बता दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स में स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिक्स का मतलब क्या हुआ, एक हेलिक्स ये रही और दूसरी हेलिक्स इस तरीके से आ गई, जो 3' की है वो 5' पर आ गई। ठीक है, इस तरीके से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से बेसेस लगे होते हैं, बेसेस लगे होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, इनके बीच में क्या लगे होते हैं, बेसेस लगे होते हैं। कैसे होते हैं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, और जो है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ए और टी में आपके डबल बॉन्ड और सी और जी में ट्रिपल। ठीक है, ये बात याद रखना। ये पूछे जाते हैं किसमें डबल बॉन्ड होते हैं, किसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। डीएनए में कौन सा होता है, आरएनए में कौन सा होता है, क्वेश्चन आया है। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, वो डीऑक्सीराइबोस है, वो राइबोस है। डीएनए डबल हेलिकल है, आरएनए सिंगल हेलिक्स है। उसके अंदर जो है थाइमिन एटीजीसी होता है, उसके अंदर एयूजीसी होता है। 3 डिफरेंसेस ये हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंसेस दे सकते हो। ओके, समझ में आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और इन्हें कहते हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। ये जो होते हैं ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, यानी अगर मैं सीक्वेंस दे दूं ATG, तो इसका सीक्वेंस हो गया, सॉरी अगर मैं ऐसे सीक्वेंसेस दे दूं, ऐसे मैं दे दूं AUCG, इस तरह से T, इस तरह से दे दूं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, A का हो गया T, G का हो गया C का हो गया G का हो गया C और T का हो गया A। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आ गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, डीएनए जो है वो काबिलियत रखता है सेल्फ रेप्लिकेशन की। ठीक है, यहाँ पर ये सेल्फ रेप्लिकेशन की काबिलियत रखता है। अब 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। अगर हम लोग कॉपी कर रहे हैं, सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए में कॉपी करते हैं तो हम इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ट्रांसलेशन क्या होता है, जहां पर एमआरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्ट करता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। आरएनए भी 3 टाइप का होता है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, समझ में आई। तो अगर जहां पे एमआरएनए डायरेक्ट करे ट्रांसफर साइटोप्लाज्म के अंदर और इसमें टीआरएनए और आरआरएनए दोनों इन्वॉल्व हो, तो उसे कहते हैं हम ट्रांसलेशन। ठीक है, समझ में आई। अगर पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही हो तो माफी चाहूंगा,
ये अनइंटेंशनल है, बच्चे शोर मचा रहे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोडॉन। कोडॉन, जीन और म्यूटेशन, ये तीन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो आपका कोडॉन क्या होता है? कोडॉन होता है सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स का एमआरएनए के अंदर। एमआरएनए के अंदर जो आपका सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो एक ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, तीन तीन के जोड़े के फॉर्म में होता है। तो जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है ना, वो होती है कोडॉन। और एक कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के बारे में जानकारी देता है। तो रेप्लिकेशन में मैंने कहा डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए में कोड कॉपी होता है, और आपका ट्रांसलेशन में आरएनए यूज होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? एक कोडॉन के बारे में बात है, वो मैंने बताई दी आपको कि कोडॉन क्या करता है। कोडॉन आपका ट्रिपलेट होते हैं जो कि एक अमीनो एसिड की जानकारी देता है। ठीक है, समझ में आई? चलिए जी, एक कॉन्सेप्ट है जीन। जीन क्या होता है? सीक्वेंस जो है बेसिस का, जो कि सिंथेसिस को रेगुलेट करता है, वो होता है जीन। ठीक है, जीन क्या होता है? सीक्वेंस, जो बेसिक सीक्वेंस रेगुलेट करता है वो होता है जीन। किसका सीक्वेंस? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इन डीएनए। ये जो होता है कोडॉन, ये होता है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए, आरएनए के अंदर। जबकि सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड का अगर जो है डीएनए के अंदर है, वो होता है आपका जीन। म्यूटेशन क्या होता है? अगर कोई भी केमिकल चेंज हो जाए जीन के अंदर, जिससे हमारी एक ऑल्टर्ड अमीनो एसिड बन जाए, तो वो होता है म्यूटेशन, यानी ऑल्टरेशन हो जाता है जीन के अंदर, ऑल्टरेशन इन जीन। ठीक है, ऑल्टरेशन हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँ ऑल्टरेशन इन जीन नहीं कहूंगा, मैं ऐसे कहूंगा ऑल्टरेशन इन अमीनो एसिड। ठीक है, ये हो जाता है म्यूटेशन। लास्ट टॉपिक है आपका विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? जो हमारी बायोलॉजिकल और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी डाइट में चाहिए होते हैं हमारे को अपनी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, होते हैं विटामिन्स। विटामिन्स दो पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं। विटामिन्स एक होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल, जैसे आपको पता होगा विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, हमारे मतलब जो है एक बार यूरिनेशन से विटामिन सी हमारी बॉडी में से निकल जाता है। ठीक है, तो ये एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। ए डी ई के, ये जो होते हैं ये हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल होते हैं हमारे बी और सी के, एक्सेप्ट B1। ठीक है, फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो फैट्स में सॉल्युबल होते हैं, पर पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ओके, और ये लिवर और टिश्यूज में स्टोर होते हैं, लिवर और टिश्यूज के अंदर होते हैं विटामिन, और जो फैट सॉल्युबल वाले होते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, और ये यूरिनेशन में हमारे यूरिन के संग एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, समझ में आई? ये विटामिन और उनके कुछ डेफिशिएंसीज पूछे जाते हैं, वो मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए, आप इन्हें पढ़ लेना। ठीक है, जैसे विटामिन ए है, इसे रेटिनॉल कहते हैं, और इसके सोर्सेज हैं ये फंक्शन है विजन के लिए, और अगर डिफिशियंसी होती है विटामिन ए की तो नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ेरोथैल्मिया हो सकता है। B1 थायमिन कहते हैं, और ये सारे सोर्सेज हैं। नर्वस सिस्टम के लिए चाहिए होता है हमारे को B1, और बेरी बेरी एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है। बेरी बेरी सॉरी B2 राइबोफ्लाविन कहते हैं, ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, क्रैकिंग स्किन में यूज होता है। B6 पेरोडॉक्सिन कहते हैं, इन सबसे मिलता है, ब्लड फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है, और एनीमिया पैरालिसिस हो सकता है B6 की कमी से। B12 साइनोकोबालामिन कहते हैं, ब्लड फॉर्मेशन में यूज होता है, पेनिशियस एनीमिया हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए इंपॉर्टेंट है और B1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, B12, C, D और के भी इंपॉर्टेंट है। सी एस्कॉर्बिक एसिड, आपने जो सुना होगा स्कर्वी के बारे में, स्कर्वी हो जाता है अगर कमी होती है तो। डी कैल्सिफेरॉल, इसका केमिकल नेम है, डॉक्टर ने विटामिन डी की टैबलेट खाने को कहता है, अपराइज D3 नाम की टैबलेट आती है 60,000 यूनिट्स की।
और वीक में एक बार लेनी होती है। वो कहता है, डॉक्टर कहता है दूध से ले लो या पानी से, जैसे भी लेना ले लो, ये वीक में एक बार लेने को देता है। विटामिन डी की टैबलेट रिकेट्स हो जाती है डेफिशिएंसी से। ई टोकोफेरॉल करते हैं, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी हो जाती है, एंटी स्टेरिलिटी में काम आता है। विटामिन ई और के फाइलोक्विनोन, ये ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है। अगर विटामिन के की जिसको डेफिशिएंसी होगी उसको ब्लड क्लॉट होने में, चोट लगने के बाद चोट हील होने में टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ विटामिन और होते हैं वो आपके पेपर में पूछे नहीं जाते, जैसे कि बायोटीन है, बायोटीन के टैबलेट्स रहते हैं ना, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है बायोटीन। ये सब जो है कुछ और है, लेकिन आपके लिए नेसेसरी बस इतने ही थे, वो मैंने बता दी। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट और है बचा हुआ, वो है हॉर्मोन्स। मैं यही बता देता हूँ हॉर्मोन्स के बारे में। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ये हमारे इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स होते हैं, इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स होते हैं। हॉर्मोन्स के बारे में बताइए होगा यार, आपकी सब इस एज में मेंटल हेल्थ इश्यूज, डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है बॉडी में, ऑक्सीटोसिन और ये सब जो भी है हॉर्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम में जो पड़ते हैं वही हॉर्मोन्स इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं और डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं ये हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स में आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सब के बारे में सुना होगा, तो वो जो भी हैं वो आपके हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, डोपामीन के बारे में पढ़ते हैं हम, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और आपके ये क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड वाला, ये सब सारे और के हॉर्मोन्स हो गए। और ये आपको बस इतनी बात याद रखनी है, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं, डायरेक्टली इन ब्लड। ठीक है, पैनक्रियास जो होती है एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों का काम कर लेती है ना। हॉर्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटी मेंटेन करते हैं, है ना, और हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। अलग अलग जो है हमारी बॉडी को कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देते हैं, वो सब चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है हॉर्मोन्स के अंदर। बाकी एंडोक्राइन वाला चैप्टर जो है वही चीज है इसके अंदर, है ना। एड्रेनलिन रश जो होता है बॉडी के अंदर, एड्रेनलिन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, वही सब चीजें हैं। ठीक है, यही सब था इसके चैप्टर के अंदर। इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, डेफिनेशन पूछ लेंगे, कहाँ डायरेक्टली सिक्रीट होता है ब्लड में ये पूछ लेंगे। ये आपका क्यूआर कोड है, स्कैन करके पीडीएफ ले लेना इस सेशन की, और कोई भी डाउट हो तो इस चैनल पर पूछ लेना, सोशल मीडिया हैंडल ज्वाइन कर लेना। और भाई मेहनत बहुत लगी है, बिल्कुल तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने पढ़ाया, 2 घंटे का लेक्चर हो गया। और बस इतना काम कर देना कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। और यार क्या कहते हैं, एक घर में मैं तो मान ही नहीं सकता कि एक ही डिवाइस हो। आजकल हर घर में हर एक 5 लोग हैं, तो 5 लोगों के पास 5 डिवाइसेज हैं। तो वीडियो को जो है लाइक करने की होती है, शेयर करने की होती है, और 5 डिवाइसेज है ना, तो 5 से सब्सक्राइब करने की भी होती है। और जैसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई हो तो प्लीज़ रिश्तेदारों से भी करा देना सब्सक्राइब। ठीक है, और सब ये नहीं कि एग्जाम के बाद अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ, ऐसा मत करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपनी थ्योरी, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, पढ़ते